the decision regarding owning or lease of an asset. I will evaluate it with financially and tell you about its practical implications. Let's first understand what is asset acquisition. Asset acquisition decisions are crucial in personal and business finance. बहुत एक्यूट डिसीजन और बहुत सिग्निफिकेंट डिसीजन होता है ये कि हमें कौन सी एसेट परचेज करनी भी है या उसे लीज पे ले लेना है. इट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट द फाइनेंशियल हेल्थ, परफॉर्मेंस एंड ग्रोथ. ये परफॉर्मेंस ग्रोथ को बहुत सिग्निफिकेंटली इफेक्ट करता है किसी एक कंपनी की. कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस अब हम इसके साथ डिस्कस करेंगे. लाइक सबसे पहले ये इम्पैक्ट करता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ग्रोथ के लिए. क्यों? बिकॉज यू नीड एन एसेट, और एसेट परचेज करना इज अ कॉस्टली अफेयर. इट नीड्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट. बहुत सारा अमाउंट और बल्क अमाउंट इसमें लगता है. So acquiring assets such as machinery, technology or real estate can enhance productivity and efficiency. ये हमारी कंपनी के लिए बहुत ही important decisions है, क्योंकि as such we know with the advancement of technology or machinery हम अपनी productivity को बहुत significantly increase कर सकते हैं and we could lead our business into a totally different direction or upwards, leading to business growth. Diversification कर सकते हैं. We could strategically acquire of diverse assets and which can reduce risk and improve financial stability by not relying on a single revenue stream. एक single revenue stream पे depend ना होकर we could look after for diverse avenues of having diverse assets. टैक्स बेनिफिट भी देता है ये हमें. क्या? डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाता है. एसेट्स सच एज प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट कैन बी डेप्रिशिएटेड ओवर टाइम, प्रोवाइडिंग टैक्स रिडक्शन. और डेप्रिसिएशन का हमें टैक्स रिडक्शन मिलता है दैट रिड्यूस द टैक्सेबल इनकम. इन्वेस्टमेंट रेट मिल जाते हैं. सर्टेन एसेट एक्विजिशंस मे क्वालिफाई फॉर इन्वेस्टमेंट टैक्स क्रेडिट, फर्दर लोअरिंग द टैक्स लायबिलिटीज. इम्प्रूव्ड कैश फ्लो मैनेजमेंट हो जाता है इससे हमें रेवेन्यू जनरेशन बढ़ जाती है. इनकम जनरेटिंग एसेट्स सच एज रेंटल प्रॉपर्टीज और डिविडेंड यील्डिंग स्टॉक्स कैन प्रोवाइड अ स्टेडी कैश फ्लो. इससे हमारा कैश फ्लो बढ़ जाता है. कॉस्ट सेविंग्स बढ़ जाती है. इन्वेस्टिंग इन एनर्जी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी और अपडेटेड इक्विपमेंट कैन लीड टू सिग्निफिकेंट सेविंग्स इन ऑपरेशनल कॉस्ट ओवर टाइम. इससे हमारी ऑपरेशनल कॉस्ट बढ़ जाती है, कम होती है, कॉस्ट सेविंग्स हो जाती है. स्ट्रेटेजिक एडवांटेज देता है बाय हैविंग सिग्निफिकेंट मशीनरी, टेक्नोलॉजी या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. जब अगर आपके पास होती है तो यू आर हैविंग अ कॉम्पिटिटिव एज अगेंस्ट योर कॉम्पिटिटर्स व्हिच enable your business to outperform from its competitors. मार्केट पोजीशन डेफिनेटली आपकी स्ट्रांग होगी. स्ट्रेटेजिक एसेट एक्विजिशंस कैन स्ट्रेंथन मार्केट पोजीशन बाय एनहांसिंग कैपेबिलिटीज एंड एक्सपेंडिंग मार्केट रीच. इससे आपका मार्केट रीच बढ़ जाता है. रिस्क मैनेजमेंट बढ़ जाता है. रिस्क मैनेजमेंट आप आसानी से कर पाते हैं बिकॉज योर एसेट्स आर एलोकेटेड इन डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट्स across different asset classes which can mitigate risks associated with market volatility. Insurance assets like real estate or inventory can be insured, providing a safety net against unforeseen events. अगर आप एसेट परचेज करते हो तो आप उससे अगेंस्ट इंश्योरेंस भी ले सकते हो सो दैट अगर कोई भी अनफोर्सिन सर्कमस्टेंसेस होते हैं, इवेंट होता है, मिसहैपनिंग होती है, तो आप इंश्योरेंस से अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं. वेल्थ एक्यूमुलेशन, ये आपका एप्रिशिएट, क्योंकि एसेट आपकी अपनी है तो जाहिर सी बात है उससे जो इंक्रीज इन द प्राइजेस हो रहे हैं या उससे आपकी वैल्यूएशन बढ़ रही है तो वो उससे आपकी वेल्थ एक्यूमुलेट होती है.
So it appreciates certain assets such as real estate and equities tend to appreciate over time, contributing to long-term wealth accumulation. It is a passive income. Assets like rental properties and dividend-paying stocks can generate passive income, contributing to financial independence and wealth growth. लिक्विडिटी कंसिडरेशन सबके पास रहती है, मतलब आपको ये देखना होगा कि आप पैसे परचेज करने तो कहीं आप इस सिचुएशन में तो नहीं आ रहे हैं कि आपके पास लिक्विड एसेट्स सच एज कैश और मार्केटेबल सिक्योरिटीज खत्म हो रही हो, बिकॉज यू नीड दिस एसेट्स व्हिच कैन बी क्विकली कन्वर्टेड टू कैश इन इमरजेंसीज, प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इससे आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। Flexibility. Having a mix of liquid and illiquid assets allows for greater financial flexibility and ability to respond to opportunities or crises effectively. तो आपको अपॉर्चुनिटी अगर चाहिए है तो आपको नीड टू इन्वेस्ट इन द इलिक्विड एसेट्स। अगर आपको ये देखना है कि कोई भी कंटीजेंसी अगर हो जाती है तो आपको लिक्विड एसेट्स भी चाहिए। तो अ गुड फर्म शुड हैव blend or optimal mix of both of these liquid and illiquid assets. Regulatory compliance benefits. Regulatory requirement is that is acquiring assets that meet regulatory asset standards, which can ensure compliance and avoid legal issues. आपको ये देखना होगा कि जो भी आप चाहे लीजिंग डिसीजन लीजिए चाहे मेक का डिसीजन लीजिए, यू शुड अबाइड बाय द रेगुलेटरी मेजर्स, बिकॉज otherwise you can fall in the legal issues. Corporate governance. Effective asset management reflect good corporate governance, enhancing reputation and investor confidence. इसका एक इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी पड़ता है, लाइक इफ यू आर हैविंग एसेट्स, ज़्यादा एसेट्स अगर आपके पास है तो यू कुड create jobs. Asset acquisition, particularly in infrastructure and industrial sectors, can lead to job creation and economic development. Innovation and development. Investing in new technologies and infrastructure fosters innovation and development, contributing to broader economic growth. अब अगर आप कॉन्स्टेंटली टेक्नोलॉजीज में या इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, परचेस करते रहते हैं, तो जाहिर सी बात है इनोवेशन एंड डेवलपमेंट होगा, जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है, उसका पेस इंक्रीज हो जाता है। So making informed and strategic asset acquisition decisions is vital for maintaining आपकी कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी ग्रोथ, आपके ensuring long term stability. These decisions should be guided by thorough analysis, risk assessment, and alignment with the overall financial goals. आप जब भी ये डिसीजन लेते हैं तो आपको thoroughly स्टडी करना है, रिस्क को प्रॉपरली असेस करना है, अपने फाइनेंशियल गोल्स को और अपनी डिसीजन को आपको अलाइन करना है, उसके बाद ही यू शुड गो फॉर द परचेज ऑफ द एसेट। अब आपको एक ओवरव्यू में देखिए, हम लिटरली आज के फाइनेंशियल वर्ल्ड में हम कंफ्यूज होते हैं कि वेदर वी शुड परचेज एन एसेट और वी शुड टेक इट ऑन लीज। So when it comes to acquiring assets, individuals and businesses often face the decision of whether to own or lease. Each option has its advantages and disadvantages. दोनों ही options के अपने advantage और disadvantage है। Like we are influenced by factors such as cost, flexibility, tax implication and long-term financial goals. अब हर बहुत सारी फैक्टर्स है जो इस डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं कि सबसे पहली बात तो कॉस्ट कितनी है उसकी, क्या हम परचेज करने की स्थिति में है या नहीं है, उसके टैक्स इम्प्लीकेशंस क्या हैं, हमारे लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं। तो अगर इन सारी पॉइंट्स को हम माइन्यूटली लुक आफ्टर करें, वी कुड हैव अ डिटेल्ड एनालिसिस और थॉरो एनालिसिस ऑफ ऑन ऑल दीज पॉइंट्स, then only we could take the decision whether we should own the asset or lease the asset. So here is a comprehensive overview to help understand the distinctions between owning and leasing. We will start with the owning first. Owning मतलब हम परचेज कर रहे हैं उस एसेट को, तो सबसे बड़ी एडवांटेज हमें ये है कि हमारी इक्विटी बिल्ड होती है। ओनरशिप अलाउज यू टू बिल्ड इक्विटी ओवर टाइम, आपका अपना पोजीशन हो जाता है उस चीज के ऊपर। दिस इज पर्टिकुलरली सिग्निफिकेंट फॉर एसेट्स लाइक रियल एस्टेट। अगर आप रियल एस्टेट खरीद रहे हो तो जाहिर सी बात है जब भी वो उसकी वैल्यू अप्रिशिएट होगी तो आपकी विच कैन अप्रिशिएट इन द वैल्यू, तो आप ही की इक्विटी बिल्ड होगी, आप ही की वर्थ बिल्ड होती है। टैक्स बेनिफिट्स, ओनर्स कैन
often take advantage of tax deductions such as डेप्रिसिएशन, मॉर्टगेज इंटरेस्ट एंड प्रॉपर्टी टैक्सेस। इसमें हमेशा हमें टैक्स का बेनिफिट मिल जाता है। डेप्रिसिएशन का बेनिफिट आपको मिलेगा अगर आपने मॉर्टगेज करके लोन लेके उस पर्टिकुलर एसेट को परचेज किया है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, प्लस आपको प्रॉपर्टी टैक्सेस पे करते समय इसका बेनिफिट मिलता है। सो और उस पर्टिकुलर एसेट पे फुल कंट्रोल आपका रहता है। कंट्रोलिंग आपके कंट्रोल में रहती है, ओनरशिप आपके कंट्रोल में रहती है। तो ओनर्स हैव full control over the asset, including the ability to make modification, improvements or changes. आप उसमें जैसे मर्जी चाहे मॉडिफिकेशन कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो उसे, या जब मर्जी चाहो तब चेंज कर सकते हो। नोबडी इज किसी परमिशन आपको लेनी है, बिकॉज यू आर द ओनर ऑफ दैट। इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल आपका बहुत ज्यादा रहता है, बिकॉज ओन्ड एसेट्स कैन बी सोल्ड और लिवरेज्ड एज अ कोलैटरल फॉर लोन्स। जो आपकी आपने एसेट ओन करी है उसको अगर आपको कभी इन फ्यूचर मनी की रिक्वायरमेंट हो तो आप उस ओन्ड एसेट को एज अ कोलैटरल आप यूज कर सकते हैं और उसके अगेंस्ट फंड्स रिलीज कर सकते हैं। It provides financial flexibility and investment opportunities both. उसकी डिसएडवांटेज क्या है? सबसे पहली बात कि एडवांटेजेस तो हैं, लेकिन एडवांटेजेस धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको अवेल होती है, जबकि सबसे बड़ी इसकी डिसएडवांटेज यही है कि एट द पॉइंट जिस समय आपको परचेज करना है इट इन्वॉल्व्स हाई इनिशियल कॉस्ट। उसी पॉइंट पे आपका एक्सपेंसेस कैश का आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है। Purchasing an asset typically requires a significant upfront investment, including down payments and closing costs for real estate or full purchase price for the other assets. अगर आपने रियल एस्टेट परचेज करी है तो आपको उसका डाउन पेमेंट देना है, थोड़ा सा अमाउंट पे करना है, मिनिमम के अमाउंट फिक्स करना है। उसके बाद चाहे आप लेटर ऑन देते रहिए, और अगर कोई और चीज़ आप परचेज कर रहे हो, किसी और तरीके की एसेट परचेज कर रहे हो, तो यू नीड टू पे द फुल परचेज प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। ठीक है, उसके बाद हमारी पूरी जिम्मेदारी बन जाती है रिगार्डिंग दी मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स। ओनर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस, repairs and upkeep of the asset, which can be costly and time consuming. तो ये जो एक इफेक्ट है कि मतलब एक तो ओनरशिप के लिए पैसे चाहिए, उसके बाद टाइम टू टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम उसके मेंटेनेंस और रिपेयर्स करवाने हैं, वो भी जिम्मेदारी ओनर की ही है। तो वो कॉस्टली अफेयर भी है, प्लस वो टाइम कंज्यूमिंग अफेयर भी है। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन का रिस्क है। Some assets like vehicles and certain types of equipment can depreciate in value over time, potentially leading to loss if the asset is sold. तो कुछ एसेट्स हमारी ऐसी है, देखो कुछ तो एप्रिशिएट होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइक रियल एस्टेट, और कुछ एसेट्स हमारी ऐसी हैं जो विद द पैसेज ऑफ टाइम डेप्रिशिएट होती हैं लाइक व्हीकल्स। व्हीकल हमने शोरूम से भी परचेज किया, मान लीजिए कि मेरे को आई नीड टू चेंज माय डिसीजन, एक दिन जिस करने में समझ में आया कि शायद मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे कोई और ये फंड्स यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं करने चाहिए थे विद बाय परचेजिंग अ न्यू कार। लेट्स सपोज वी हैड परचेज अ न्यू कार, तो एक दिन के बाद भी आपने वो कार मान लीजिए 10 लाख रुपीज में ली थी, तो वो 10 लाख रुपीज की एक दिन बाद भी सोल्ड नहीं होगी, वो डेप्रिशिएट हो जाएगी, उसकी शोरूम प्राइस कम हो जाती है फॉरन ही। तो आपको वो लॉस भी बियर करना है कि हमें वो जो इक्विपमेंट है वो हमारा वो तुरंत ही डेप्रिशिएट भी हो सकता है, जिससे कि हमें लॉस होगा जब हम उसे सेल करेंगे। तो it reduces the flexibility, owing an asset can tie up capital and reduce financial flexibility, particularly if the asset becomes obsolete or less useful over time. तो अगर आप फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें, तो जब एक बार हम कोई भी एसेट परचेज कर लेते हैं, लॉन्ग टर्म एसेट परचेज कर लेते हैं और वो ऑब्सोलीट हो जाती है, वो लेस ओवर यूजफुल हो जाती है ओवर टाइम, लेकिन हमारे पास उतने फंड्स तो हमारे ब्लॉक हो गए ना, अब हम उसी पॉइंट पे सिमिलरली दूसरे फंड्स का अरेंजमेंट नहीं कर सकते। तो ये हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को थोड़ा सा रिड्यूस करता है। हम ब्लॉक फील करते हैं, आपने देखा होगा अपने आसपास की लाइफ में भी, अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी देखा होगा कि कोई कोई मेजर कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देता है, परचेजिंग ऑफ द एसेट कर लेता है कोई भी, चाहे वो जूते खरीदे, चाहे वो
होम खरीद ले, चाहे वो किसी मेजर चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर दे, तो वो तो वहाँ से उसकी लिक्विडिटी थोड़ी सी कम हो जाती है, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। आप उसे डे टू डे एक्सपेंसेस में से अगर कुछ एक्सपेंसेस और थोड़ा बढ़ाने को कहेंगे तो वो उसके लिए थोड़ा सा सीरियस टास्क हो जाता है, मुश्किल हो जाता है उससे। ऑन द अदर हैंड अब हम डिस्कस करेंगे लीजिंग को। लीजिंग क्या है कि एक एसेट को टेम्परेली फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड लीज पे, रेंट पे ले लेना और उसके बदले में हम पे करते हैं रेंट टू द ओनर। ओनरशिप उसकी रहती है, ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड, ठीक है। जिससे हमें वो एसेट लीज पे दी है उसकी ओनरशिप रहती है और जो यूज कर रहा है वो रेंट पे करता है। तो अगर इस सिस्टम में हम वर्क करते हैं, इस सिस्टम से के थ्रू हम एसेट लेते हैं अपने लिए, जो भी हमारी रिक्वायर्ड एसेट है, तो उसके कुछ एडवांटेजेस है। लाइक सबसे पहली बात, इनिशियल कॉस्ट उसमें नहीं है। जो मैं एसेट परचेज करती तो डेफिनेटली इट इन्वॉल्व्स अ कंपैरेटिवली वेरी वेरी हाई कॉस्ट, जबकि यहाँ वो एक्सपेंसेस किससे मीट आउट करें जिससे मैंने वो एसेट लीज पे ली है। तो लीजिंग typically requires lower upfront costs compared to purchasing. Initial expenses usually include a security deposit and the first month's lease payment. तो जनरली लीज के लिए जब भी आप कोई चीज लेते हो, जो भी कभी आप एसेट लेते हो, तो उसके लिए आपको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है और फर्स्ट मंथ का लीज का पेमेंट आपको करना पड़ता है। बट कंपेयर करो इससे फुल कॉस्ट ऑफ द परचेज ऑफ एसेट से, तो डेफिनेटली ये अमाउंट हमारा कम है। Maintenance and repairs. These agreements often include maintenance and repair provisions, reducing the financial and logical burden on the lessee. अब मेंटेनेंस और रिपेयर्स की भी आपकी ज़्यादातर जिम्मेदारी नहीं है, बट इट डिपेंड्स ऑन द लीज एग्रीमेंट कि मेंटेनेंस और रिपेयर की जिम्मेदारी किसकी है। तो अगर वो लेसी लेता है, वो सॉरी लेसर लेता है जिससे जिसकी ओनरशिप है उसकी, तो लेसी की कोई भी मतलब जिससे यूज कर रहा है उसकी कोई भी जिम्मेदारी इससे रिगार्डिंग नहीं है, जबकि ओनिंग में आपकी पूरी की पूरी जिम्मेदारी थी। Flexibility. Leasing provides flexibility, allowing for easy upgrades to new or more efficient assets. जितने समय आपने वो ऐसे परचेज नहीं करी, मान लीजिए विद इन द प्रोसेस ऑफ टाइम, विद इन मीनवाइल आपको कोई नई एसेट या हाईली मोर एफिशिएंट एसेट उसमें मिल जाती है, तो आप तुरंत ही अपनी वो ज़्यादा एफिशिएंट वाली एसेट परचेज कर सकते हो instead of sticking to the less efficient one. This is particularly beneficial for rapidly depreciating or obsolescent assets like technology and vehicles. जो ये बात जो है ये ज़्यादा फिजिबल है, ज़्यादा अप्रोप्रिएट है किसके लिए, उन लोगों के लिए और लाइक उस एसेट्स के लिए जो कि डील करती है दैट आर रिलेटेड टू द टेक्नोलॉजी एंड वैकेल्स, क्योंकि वो टाइम टू टाइम अपग्रेड होते रहते हैं और तुरंत ही मार्केट्स में जो पुराने मॉडल हैं वो ऑब्सलीट हो जाते हैं। टैक्स बेनिफिट. लीज पेमेंट्स कैन ऑफन बी डिडक्टेड एज बिजनेस एक्सपेंस। तो लीज पेमेंट जो आप लेसर को कर रहे हैं वो क्या है, डिडक्ट हो सकता है बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर, एंड विच प्रोवाइड दी टैक्स एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज क्या है इसकी, जाहिर सी बात है। अब देखिए आपकी अपनी ओनरशिप नहीं है तो आपकी कोई वर्थ भी नहीं होगी। अगर वो एसेट हाईली अप्रिशिएट हो जाती है तो भी वो आपकी वैल्यूएशन को इंक्रीज नहीं करेगी, आपकी नेटवर्थ को वो इंक्रीज नहीं कर पाएगी, बिकॉज यू आर नॉट दी ओनर ऑफ दैट पर्टिकुलर एसेट। So lease payment do not contribute to building equity in the asset. At the end of the lease term, there is no ownership interest. So आपने कितने भी समय वो एसेट आपकी पोजीशन में रहे, कितने भी समय आप उस एसेट को यूज करें, पर आपका बिकॉज यू आर नॉट द ओनर ऑफ द एसेट, तो आपको उसकी वैल्यूएशन में इंक्रीज होने का कोई भी एडवांटेज नहीं होगा। लॉन्ग टर्म कॉस्ट है ये, ओवर द लॉन्ग पीरियड लीजिंग कैन बी मोर एक्सपेंसिव देन ओनिंग। तो लॉन्ग टर्म में आप देखिए आप उसी चीज के लिए हर मंथ रेंट पे किए जा रहे हैं एंड दैट टू फॉर द इयर्स। सो इन द लॉन्ग टर्म इट इज कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव देन ओनिंग, जो हमें इनिशियल फेज पे एक्सपेंसिव लगता है और विद द पैसेज ऑफ टाइम हम
फील करते हैं कि हमारी वर्थ भी, हमारी वैल्यूएशन भी उसकी वजह से बढ़ी है। और जहाँ बिकॉज वी आर मेकिंग कंटिन्यूअस पेमेंट्स विदाउट द बेनिफिट ऑफ इक्विटी, इट इज अ कॉस्टली अफेयर। रिस्ट्रिक्शंस क्या है हमारी? लीज एग्रीमेंट्स ऑफन कम विद रिस्ट्रिक्शंस ऑन यूज, मॉडिफिकेशंस एंड माइलेज। बहुत मतलब लीज एग्रीमेंट में सब कुछ लिखा हुआ होता है कि कितना यूज करोगे, कैसे यूज करोगे, मॉडिफाई करवा सकते हो, करवा सकते हो। तो व्हीकल्स के केस में माइलेज के लिए बता होता है, तो लिमिटिंग हाउ द एसेट कैन बी यूटिलाइज। तो वो आप यूज तो कर सकते हो उस एसेट को, बट इन अ रिस्ट्रिक्टेड मैनर। So there is end of lease obligation. End of lease obligation है कि at the end of the lease term, lessees may face additional costs such as fees for excessive wear and tear or exceeding mileage limits. तो अगर आप लॉन्गर टाइम पीरियड की बात करें, एट द एंड जब लीज ओवर होने वाली होती है, तो जो लेसर है जिसने आपको अपनी एसेट यूज करने के लिए दी है, उसको प्रॉपर्ली इवेल्युएट करता है, चेक करता है कि आपने उस एसेट को एज पर द लीज एग्रीमेंट यूज किया है या नहीं किया है। अगर उसमें एक्सेसिव वियर एंड टियर वो फाइंड आउट करता है, तो वो आपसे एक्सेसिव चार्ज, ज्यादा चार्ज एट द एंड ऑफ द लीज एग्रीमेंट ले सकता है। सो अब हमने दोनों पॉइंट्स डिस्कस कर लिए कि ओनिंग क्या है और लीजिंग क्या है। नाउ वी विल डिस्कस द कंसीडरेशंस फॉर डिसीजन मेकिंग। आपको ध्यान क्या रखना है? आपको सबसे पहले देखना है कि आपका फाइनेंशियल गोल क्या है। यू शुड इवैल्यूएट वेदर बिल्डिंग इक्विटी और मेंटेनिंग कैश फ्लो इज इम्पोर्टेंट। आपके लिए इक्विटी बिल्ड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है या अभी कैश फ्लो मेंटेन करना आपके लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर आप उसके बाद डिसाइड करेंगे कि एसेट यूज कितने समय के लिए करनी है। कंसीडर हाउ लॉन्ग द एसेट विल बी नीडेड, कितने समय के लिए आपको उस एसेट की जरूरत है, एंड वेदर इट इज प्रोन टू रैपिड ऑब्सोलेंस, और क्या वो रैपिडली ऑब्सोलीट होती है या नहीं। अगर वो रैपिडली ऑब्सोलीट होती है, देन यू शुड गो फॉर द लीजिंग, और अगर वो रैपिडली ऑब्सोलीट नहीं होती है, तो यू कैन गो फॉर ओनिंग। कॉस्ट एनालिसिस हम उसका करते हैं, वी हैव ऑलवेज परफॉर्म अ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इंक्लूडिंग बोथ शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इम्पैक्ट। हम उसके शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों फाइनेंशियल इम्पैक्ट को ध्यान में रखते हैं। हम हमेशा ये भी ध्यान में रखते हैं कि व्हाट आर इट्स टैक्स इम्प्लीकेशन। We should understand the tax benefits and liabilities associated with the both the options. ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे पॉइंट। Market conditions assess the potential for asset appreciation or depreciation and how market condition might impact ownership or leasing decisions. हम ये मार्केट कंडीशंस को भी देखेंगे कि मार्केट में क्या चेंजेस आ रहे हैं, ओनरशिप की वजह से हमें फायदा हो सकता है या नुकसान हो सकता है, और इन सारी चीजों को देखते हुए हम ये डिसीजन मेकिंग करेंगे कि दैट whether we should own the asset or lease the asset. So cumulatively, what I have said is the decision to own or lease an asset depends on an individual circumstances and business needs. Ownership is generally advantageous for long-term investment, and when building equity is a प्रायोरिटी। तो ओनरशिप में जब आपकी इक्विटी बिल्डिंग प्रायोरिटी हो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आपको करना है, तो आपको ओनरशिप के साथ जाना चाहिए। However, leasing offers greater flexibility and lower initial costs, which can be beneficial for assets with a rapid obsolescence or for maintaining cash flow. Careful analysis and strategic planning are essential to make the optimal choice. तो बहुत केयरफुली, बहुत स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के साथ हमें ये ध्यान देना है कि हमें ओनिंग करनी है या फिर लीजिंग करनी है। अब डिस्कस करते हैं कि डेप्रिसिएशन बेनिफिट हमें कैसे मिलेगा इन केस ऑफ ओइंग ऑफ द एसेट। डेप्रिसिएशन इज अ की बेनिफिट। डेप्रिसिएशन क्या है? लॉस इन द वैल्यू ऑफ द एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम। जो नॉर्मल वियर एंड टियर हो रहा है उसकी वजह से जो वैल्यूएशन में डाउनफॉल आ रहा है, कमी आ रही है, वो कहलाता है हमारा डेप्रिसिएशन। as it allows you to deduct the cost of the asset over its useful life, thereby reducing the taxable income. Here is an overview of how depreciation works and the benefit it offers. So what is depreciation? Depreciation is the process of allocating the cost of a tangible asset over its useful life. डेप्रिसिएशन क्या है कि एक प्रोसेस है जिसमें हम पूरी एसेट की जितनी भी कॉस्ट है उसको उसकी यूजफुल लाइफ को एस्टिमेट करते हुए उसमें डिवाइड कर देते हैं।
It reflects the wear and tear, deterioration और obsolescence of the asset over time. क्योंकि हमें भी पता है कि जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं, जो चीज़ नई नहीं होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, और धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द यूसेज ऑफ टाइम उसकी वैल्यू कम होती रहती है, डिटोरिएट होती रहती है, वेयर एंड टियर उस पर अप्लाई हो जाता है, बिकॉज वी आर यूजिंग इट कॉन्टिन्यूसली ओवर द पैसेज ऑफ टाइम. So this allocation is recognized as an expense on financial statements and can be deducted from the taxable income. तो ये हमें इसको हम एक फाइनेंशियल एक्सपेंस के तौर पे लेते हैं, और ये हमारा टैक्सेबल इनकम में से डिडक्टेबल एक्सपेंस है. डेप्रिसिएशन चार्ज करने के कुछ मेथड्स हमने पढ़े हुए हैं, जैसे डेप्रिसिएशन और मेथड के कुछ टाइप है, लाइक स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन. दिस मेथड स्प्रेड्स द कॉस्ट ऑफ द एसेट इवनली ओवर इट्स यूजफुल टाइम. एक ही परसेंटेज पे फिक्स वैल्यू परचेज प्राइस पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता रहता है अप टिल इट्स यूजफुल लाइफ. डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड में इनिशियल फेजेस पे ज़्यादा लगता है, अर्ली ईयर्स में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगता है, और धीरे धीरे वो वैल्यू कम होती जाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में वैल्यू ज़्यादा है तो उस रेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, उसके बाद रिड्यूस वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है, जिसको हम कहते हैं डिक्लाइनिंग बैलेंस मेथड. A higher depreciation expense is recognized in the early years and decreases over time. Units of production method है हमारा एक. Depreciation is based on the assets usage एक्टिविटी और यूनिट प्रोड्यूस. जितनी उसने यूनिट प्रोड्यूस कर ली है, जितनी उसने एक्टिविटी कर ली है, यूज हुआ है, उस बेसिस पे भी डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है. फिर है हमारा सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड. सम ऑफ द इयर्स डिजिट मेथड है हमारा एक एस्टिमेटेड डेप्रिसिएशन मेथड है ये, वेयर एक्सपेंसेस आर हायर इन दी अर्लियर ईयर. इसमें भी जो हमारा ये डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस है ये अर्ली ईयर्स में ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू द next years, later years. So depreciation can offer several benefits for those who own certain type of assets. Depreciation अगर आप asset own कर रहे हो तो depreciation की वजह से आपको कुछ certain benefits मिलते हैं, especially from the tax purposes. हम इसको highlight कर रहे हैं. That is number one, it provides us tax deduction. Depreciation allows you to deduct the cost of the asset over its useful life. सो जाहिर सी बात है, जब आपकी एसेट का वैल्यूएशन कम हो गया तो आपकी टैक्सेबल इनकम भी रिड्यूस हो जाती है. दिस रिड्यूसेस टैक्सेबल इनकम व्हिच कैन लोअर योर टैक्स लायबिलिटी. कैश फ्लो क्या है? बाय डेफिनेशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, मीनिंग यू डोंट एक्चुअली स्पेंड मनी व्हेन यू क्लेम इट. आपको लॉस इन वैल्यू हो रहा है, लेकिन आपका कोई मॉनेटरी एक्सपेंस यहाँ पे नहीं हो रहा. So it can improve your cash flow by reducing the amount of taxable income. तो ये आपका significantly आपकी taxable income को reduce करके आपका क्या कर रहा है? कैश फ्लो बढ़ा दे रहा है. Asset value management है ये. Depreciation helps reflect the gradual wear and tear or obsolescence of an asset over time, aligning its recorded value more closely with its actual value. इससे हमारे एसेट की जो वैल्यू है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम बिल्कुल मैनेज वे में चलती रहती है, बिकॉज जो उसकी करंट वैल्यू है हम उसी के अक्रॉस विद रेगुलर एप्लीकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन हम उसको अपनी नेक्स्ट टू दी मार्केट वैल्यू रखते हैं. एक्चुअल वैल्यू के नज़दीक ही हमारी एसेट की वैल्यू भी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रहती है. इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव्स है ये. इन सम केसेस गवर्नमेंट ऑफर tax incentives or accelerated depreciation schedules to encourage investment in certain assets or industries. तो कुछ केसेस में गवर्नमेंट ऑफर करती है टैक्स इंसेंटिव्स और एक्सेलरेटेड डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स, जिससे कि एसेट्स अपनी appropriate value पे रहे. However, it's important to note that depreciation benefits vary by jurisdiction and asset type. Consulting with a tax professional can provide specific guidance along tailored to your situation and location. टैक्स डिडक्टिबिलिटी ऑफ लीज पेमेंट. अब जो वहाँ तो एडवांटेज मिल रहा है किसका? डेप्रिसिएशन का. यहाँ जो लीजिंग के केस में मिल रहा है वो मिल रहा है कि आपको बिकॉज ऑफ द लीज पेमेंट्स आपको टैक्स डिडक्टिबिलिटी, जो आप लीज में रेंटल्स पे करते हो उसको आप टैक्स डिडक्शन में यूज कर सकते हैं. लीज पेमेंट्स कैन बी
tax deductible under certain condition, primarily if the lease is for business purpose. अगर आपने वो lease business purpose के लिए ली है तो आप claim कर सकते हैं. Here are some key points to consider. कुछ की पॉइंट्स हैं आपके लिए, लाइक बिजनेस यूज के लिए अगर आप एसेट को लीज आउट कर रहे हैं तो लीज रेंटल्स पे आपको टैक्स डिडक्टेबल होंगे. लीज पेमेंट्स फॉर एसेट यूज इन योर बिजनेस ऑपरेशंस आर जनरली टैक्स डिडक्टेबल. दिस इंक्लूड लीजेस फॉर ऑफिस स्पेस, इक्विपमेंट, व्हीकल्स एंड अदर बिजनेस रिलेटेड एसेट. चाहे वो लीज आपने ऑफिस स्पेस के लिए ली हो, इक्विपमेंट के लिए ली हो, व्हीकल के लिए ली हो एंड अदर बिजनेस रिलेटेड एसेट किसी के लिए भी आप उसमें इनके लिए आप ली गई लीज को, लीज रेंटल जो आपने इसके लिए पे किए हैं उसको आप यूज कर सकते हैं फॉर टैक्स डिडक्शन. ऑपरेटिंग वर्सेस कैपिटल लीजेस. The deductibility of lease payments can depend on whether the lease is classified as an operating lease or a capital lease. Operating lease payments are typically deductible as an operating expense, while capital lease may involve different tax treatment including depreciation and deductions. अब इसके लिए डिफरेंट है, कैपिटल लीज के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क होता है और ऑपरेटिंग लीज के लिए डिफरेंट तरीके से वर्क होता है. क्वालिफाइंग एक्सपेंसेस क्या है हमारे? टू बी डिडक्टेबल, लीज पेमेंट्स मस्ट बी ऑर्डिनरी एंड नेसेसरी एक्सपेंसेस. तो क्या है कि आपके लिए टू बी डिडक्टेबल, अगर आपको लीज पेमेंट को डिडक्ट करना है अपनी टैक्सेबल इनकम में से तो वो नेसेसरी एक्सपेंस होने चाहिए इनकर्ड इन द ऑपरेशन ऑफ योर बिजनेस. दे शुड बी डॉक्यूमेंटेड एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू योर बिजनेस एक्टिविटीज. Personal use, if you are leased asset for both business and personal purposes, तो जितना प्रोपोर्शन आप केवल बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं उतना ही डिडक्टेबल होगा. अगर आप उसका जितना प्रोपोर्शन आप पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहे हैं वो डिडक्टेबल नहीं होगा. Only the portion of lease payments attributable to business use is deductible. It's essential to maintain accurate records to support this allocation. तो उसके लिए साथ ही साथ आपको सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग चीजें भी ध्यान रखनी है कि जो सपोर्ट कर पाए, जो ये स्पेसिफाई कर पाए कि कितना प्रोपोर्शन आपने उस एसेट का अपने लिए पर्सनल यूज के लिए यूज किया है और कितना बिजनेस पर्पस के लिए. कंसल्टेशन. Tax laws can vary by jurisdiction and rules regarding lease deductibility can be complex. Consulting with a tax advisor or accountant who understands your specific circumstances and local tax regulations is recommended to ensure compliance and maximize deductible expense. Understanding these principles can help business owners manage their finances effectively and optimize their tax liabilities related to lease agreements. So आप इसके लिए किसी भी टैक्स कंसल्टेंट की हेल्प ले सकते हो जो आपको इन डिटेल इसके लिए गाइड कर सकता है. एंड द कॉमर्स स्टूडेंट्स कैन टेक इट एज अ कैरियर कि आप इसमें एक्सपर्टीज हासिल कर लें तो आप दूसरों को एडवाइस देने के लायक हो जाएंगे. So pros and cons of owning an asset is, सबसे पहली बात pros क्या है इसके? फुल कंट्रोल है, कस्टमाइजेशन आप उसमें कर सकते हो, आपका पोटेंशियल है किसके लिए? फॉर एसेट एप्रिसिएशन है. लॉन्ग टर्म कॉस्ट आपकी सेव हो जाती है. जबकि इसके जो कॉन्स है वो है, सबसे पहली बात इट इज बहुत हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा लगता है. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स, मेंटेनेंस और रिपेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी हो जाती है. और risk of depreciation is always involved while purchasing of an asset. जबकि pros and cons of leasing of an asset क्या है कि it lower initial cost, इसमें initially lower cost है, plus flexibility to upgrade हमारी इसमें है. मतलब अगर मीन वाइल कोई अपग्रेडेड एसेट आ जाती है तो आपके पास ऑप्शन है कि आप उस एसेट को ना परचेज करके अपग्रेडेड चीज को ले सकते हैं. मेंटेनेंस ऑफन इंक्लूडेड, मेंटेनेंस उसमें इंक्लूड होती है. जबकि इसके जो कॉन्स है वो ऐसे हैं कि नो ओनरशिप इक्विटी, आपकी इक्विटी के पे आपकी कोई ओनरशिप नहीं है. लॉन्ग टर्म कॉस्ट है, कैन बी हायर. लॉन्ग टर्म में हो सकता है आप ओनिंग से ज्यादा कॉस्ट बेयर कर रहे हो और
लीज टर्म्स और रिस्ट्रिक्शन, यू आर ऑलवेज बाइंड बाय सर्टेन रिस्ट्रिक्शन और लीज टर्म्स जो लीज एग्रीमेंट में कहे गए हैं। जस्ट अ मोमेंट। आपके कैश फ्लो को ये इम्पैक्ट करता है क्या? ओनिंग इम्पैक्ट ऑन कैपिटल एंड कैश रिजर्व्स। अगर आप ओनिंग के लिए कर रहे हो तो आपकी कैपिटल पे जाहिर सी बात है इम्पैक्ट करेगा, आपके कैश रिजर्व कम हो जाते हैं। जबकि लीजिंग में जो इम्पैक्ट आता है वो आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में और कैश फ्लो में आता है, जबकि उसमें आपके कैपिटल पे आता है। फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोबिलिटी, ओनिंग एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ठीक है। लेस फ्लेक्सिबिलिटी है इसमें, आप एक बार जो एसेट चूज कर ली, एक बार जो एसेट परचेज कर ली, यू आर अबाइडिंग बाय दैट, आप उसको रीलोकेट या अपग्रेड नहीं कर सकते। जबकि लीजिंग एक शॉर्ट टर्म कमिटमेंट है, और अगर आप उस एसेट को से साथ सेटिस्फाइड नहीं है या उसको आगे नहीं यूज करना चाहते, तो यू कैन इजीली स्विच ऑन टू एन अपग्रेडेड वन। रिस्क मैनेजमेंट, ओनिंग में जो रिस्क है वो मार्केट फ्लक्चुएशन से इफेक्टेड है। मार्केट में आज किसी एसेट के प्राइसेस कुछ है, कल को कुछ और है, आपने किसी प्राइस में परचेज कर लिया, हाँ किसी और प्राइसेस पे, जबकि और सारी लायबिलिटी भी मेंटेनेंस और रिपेयर्स की आपके ऊपर है। जबकि लीजिंग में जो रिस्क एसोसिएटेड है वो लीज टर्म्स और कंडीशंस को लेके है। और पोटेंशियल फॉर कॉस्ट इंक्रीजेस अपॉन रिन्यूअल, जब भी आप लीज को रिन्यू करवाएंगे तो हो सकता है कि वो आपको एक हायर कॉस्ट पे रिन्यू करे। ये दोनों के साथ के रिस्क थे। अब है डिसीजन मेकिंग फ्रेमवर्क फैक्टर्स, जैसे आप कैसे डिसीजन लेंगे कि आपको लीजिंग करनी है या ओनिंग करनी है। तो आपको सबसे पहले देखनी है अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, आपको देखना है कि एसेट का यूज कितना है और कितनी ड्यूरेशन के लिए आपको करना है, और फिर अपने आप को आपने देखनी है अपने बिजनेस की लॉन्ग टर्म बिजनेस स्ट्रेटेजी आपने क्या बना रखी है। तो और इसमें हेल्प करते हैं हमारे दो फाइनेंशियल टूल्स, दैट इज एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मेथड। अगर आपको ये दोनों मेथड डिटेल में पढ़ने हैं तो यू कुड टेक अ लुक एट द एफएम क्लासेस, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्लासेस। अब हम इसके बारे में एक रिकैप बताऊंगी मैं कि ओनिंग वर्सेस लीजिंग करंट सिचुएशंस में क्या रिकैप है। सो ओनिंग इज ओनरशिप एंड इक्विटी। इसमें प्रोज है कि ओनरशिप बिल्ड करती है इक्विटी इन द एसेट, इट प्रोवाइड पोटेंशियल लॉन्ग टर्म वैल्यू एंड द एबिलिटी टू सेल और लिवरेज द एसेट। आप जब चाहें तब अपने एसेट को सेल कर सकते हैं, किसी और को लिवरेज कर रेंट पे दे सकते हैं। जबकि इसके कौन से हैं कि इसको सबसे पहले इट रिक्वायर्स अपफ्रंट कैपिटल फॉर फाइनेंसिंग व्हिच टाइज अप फंड्स दैट कुड बी यूज्ड एल्सवेयर इन द बिजनेस। इसमें क्या है कि आपके जो हार्डली एक्यूमुलेटेड कैपिटल है उसके में जो आपके रिजर्व्स हैं वो कम हो जाते हैं, और जिसको आप बिजनेस में किसी और पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं, वो फंड आपके एसेट परचेज के साथ ब्लॉक हो जाएंगे। डेप्रिसिएशन का टैक्स बेनिफिट है कि आपको इट अलाउज फॉर डेप्रिसिएशन डिडक्शंस एंड पोटेंशियल टैक्स बेनिफिट्स ओवर द एसेट्स यूजफुल लाइफ। जबकि इसका कौन सा है दैट इट इज रिक्वायर मैनेजिंग एंड कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन शेड्यूल्स व्हिच कैन बी कॉम्प्लेक्स। तो आपको रेगुलरली डेप्रिसिएशन शेड्यूल और डिटेल भी मैनेज करना पड़ेगा, व्हिच इज टीडियस टास्क इन इटसेल्फ। कंट्रोल एंड कस्टमाइजेशन में प्रोज है कि देखो अगर आपने एसेट परचेज करी है तो इट प्रोवाइड्स कंट्रोल ओवर हाउ द एसेट इज यूज्ड, मेंटेन एंड कस्टमाइज्ड टू बिजनेस नीड। जबकि कौन ये है कि इट एज्यूम्स रिस्पांसिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस, repairs and potential obsolescence. Long-term cost is see that it is pros is generally lower long-term cost. Long-term में इसमें lower cost पड़ती है compared to leasing once the asset is fully paid off. एक बार आपने एसेट को फुली पे कर दिया और आप उससे लॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं तो डेफिनेटली यू आर इन एन एडवांटेजियस सिचुएशन कंपेयर टू लीजिंग, जिसके ऊपर जब तक आप उसे ओवर द पैसेज ऑफ टाइम जितना भी समय तक आप यूज करेंगे तब तक आप उससे रेंटल्स पे करते रहेंगे। इनिशियल एंड आउटगोइंग कॉस्ट कैन बी हायर देन लीजिंग इन द शॉर्ट टर्म। तो इनिशियल कॉस्ट इसकी ज्यादा हो सकती है इन कंपैरिजन टू द शॉर्ट टर्म। इन फिर है हमारा लीजिंग।
लीजिंग है फ्लेक्सिबिलिटी और अपग्रेड्स। लीजिंग प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, और अब यू कैन इजीली अपग्रेड टू अ newer version. Pros is that it offers flexibility to upgrade equipment or facilitate without the long-term commitment of ownership. आप long-term commitment of ownership से ज़्यादा आप जब मर्जी चाहें तब किसी और एसेट में स्विच कर सकते हैं। इसका कौन सा इट में कॉस्ट ओवर टाइम कंपेयर टू ओइंग स्पेशली फॉर लॉन्ग टर्म नीड्स। तो इट इज अ प्रेडिक्टेबल एक्सपेंस, क्योंकि लीज रेंटल्स आप प्रेडिक्ट कर सकते हो कितने होंगे और उसके लिए आप अपने फंड्स एडुकेटली मैनेज कर सकते हैं। सो लीज पेमेंट्स आर टिपिकली प्रेडिक्टेबल एंड मे इंक्लूड मेंटेनेंस एंड सर्विस कॉस्ट टू। तो ये सिंप्लीफाई बजटिंग है। जबकि कौन से है कि हमारी कोई इक्विटी बिल्डअप नहीं होती है और लीज टर्म्स हमें रिस्ट्रिक्ट करते हैं कि हम उससे कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते, कस्टमाइजेशन नहीं कर सकते, और कैसे हमें यूज करना है ये हमें लीज एग्रीमेंट में पहले ही बताया गया होता है। टैक्स डिडक्टिबिलिटी, हमारे लीज पेमेंट से जितने आप बिजनेस पर्पस के लिए जितना भी लीज रेंटल पे कर रहे हो वो फुली डिडक्टेबल होता है ऑपरेटिंग एज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। जबकि इसके कौन से है कि पोटेंशियल फॉर हायर टोटल कॉस्ट ओवर द लाइफ ऑफ द लीज कंपेयर्ड टू डेप्रिसिएशन बेनिफिट्स फ्रॉम ओनरशिप। फिर है हमारा कैश फ्लो कंसिडरेशन से हमारे इट वाज preserves cash flow by avoiding large upfront costs associated with ownership. If you see concept, long-term leasing can be more expensive than owning once accumulated lease payments exceed the asset value. जब आप लीज रेंटल्स पे करते करते एसेट की एक्चुअल वैल्यू भी क्रॉस करते जाते हैं तब आपको रियलाइज होता है ये क्या है, अब तो इसके ओरिजिनल कॉस्ट भी हमने दे दी तो भी हम इसके रेंटल पे किए चले जा रहे हैं। So consideration summary is when you are deciding whether to own on lease depends on factors such as your business financial health, cash flow requirements, long-term goals, and nature of the asset. Consulting with the financial advisors or accountants can help weigh these factors against your specific business needs and financial objectives. Thank you. Thank you all. I hope the topic is clear कि आपको लीज पे लेना है या ओनर पे लेना है। मैंने डिस्कशन के कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स भी बता दिए हैं। Now I am sharing my contact information with you in case you require the notes or any additional query you are having. I will be very happy to receive the email or a phone call from you all. Thank you. Thank you all.